प्रिय विद्यार्थियों, आज हम फणीश्वर नाथ रेणु का परिचय प्राप्त करने जा रहे हैं। इनके व्यक्तित्व और कृतित्व की जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार जिला पूर्णिया के ग्राम ओराही हिंगना में सन 1921 ईस्वी में हुआ। आइए हम इनका बिंदुवार परिचय प्राप्त कर लेते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म सन 1921 ईस्वी में हुआ। आपका जन्म ग्राम ओराही हिंगना जिला पूर्णिया बिहार में हुआ। इन्होंने 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया। फणीश्वर नाथ रेणु स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय रूप से संभागी रहे हैं। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय सहभागिता की। वे देशभक्त थे। देशभक्ति की भावनाओं का ज्वार उनके हृदय में सदैव बलवान होता रहता था और देशभक्ति के भावों को उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से अभिव्यक्त भी किया है। इस प्रकार 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। नेपाल के राणाशाही विरोधी आंदोलन में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही है। इस प्रकार नेपाल के राणाशाही विरोधी आंदोलन में भी और साथ ही साथ 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो स्वाधीनता आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। वे राजनीति में प्रगतिशील विचारधारा के समर्थक थे। वे प्रगतिशील विचारधारा के समर्थक माने जाते थे। सन 1953 ईस्वी में वे साहित्य सृजन के क्षेत्र में आए और उन्होंने कहानी, उपन्यास तथा निबंध आदि विविध साहित्यिक विधाओं में लेखन कार्य प्रारंभ किया। फणीश्वर नाथ रेणु ने सन 1953 ईस्वी में अपने साहित्यिक सृजन के क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ किया और उन्होंने कहानी, उपन्यास तथा निबंध आदि विविध साहित्यिक विधाओं में लेखन कार्य किया। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी के आंचलिक कथाकार हैं। उन्होंने अंचल विशेष को अपनी रचनाओं का आधार बनाकर आंचलिक शब्दावली का बहुत ही कुशलतापूर्वक प्रयोग करके और मुहावरों का सहारा लेते हुए वहाँ के जनजीवन और वातावरण का चित्रण किया है। उन्होंने वातावरण का जीवंत और सजीव चित्रण किया है, जिसमें वे आंचलिक शब्दावली का प्रयोग करते हैं, मुहावरों का प्रयोग करते हैं, लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं और वहाँ के जनजीवन और वहाँ के वातावरण का भी सजीव चित्रण करते हैं। अपनी गहरी मानवीय संवेदना के कारण वे अभावग्रस्त जनता की बेबसी और पीड़ा स्वयं भोगते से लगते हैं। इस प्रकार उनकी जो गहरी मानवीय संवेदना का भाव है, इसके कारण वे अभावग्रस्त जनता की बेबसी को और अभावग्रस्त जनता की पीड़ा को ऐसे लगता है मानो वे स्वयं ही उसको भोगते हुए से दिखाई पड़ रहे हों। इस संवेदनशीलता के साथ उनका यह विश्वास भी जुड़ा है कि आज के त्रस्त मनुष्य के भीतर अपनी जीवन दशा को बदल देने की अकूत ताकत छिपी हुई है। साथ ही साथ साहित्यकार ऐसा भी मानते हैं कि व्यक्ति में अकूत ताकत छिपी हुई है जो वर्तमान दुर्दशा को बदलकर अच्छी दशा में परिणित कर सकता है। उनका यह भी मानना है कि आज के त्रस्त मनुष्य के भीतर अपनी जीवन दशा को बदल देने की अकूत ताकत छिपी हुई है और अपनी इस अकूत ताकत का प्रयोग कर ही वह अपनी जीवन दशा को सुधार सकता है, उसकी बुरी स्थिति को अच्छी दशा में बदल सकता है। फणीश्वर नाथ रेणु स्वतंत्र भारत के प्रख्यात कथाकार माने जाते हैं। उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह इस प्रकार से है: ठुमरी, अग्नि, खोर, आदिम रात्रि की महक, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी पर फिल्म भी बन चुकी है। मैला आंचल और परती परी कथा उनके उल्लेखनीय उपन्यास है। मैला आंचल उनका उल्लेखनीय उपन्यास है। साथ ही साथ परती परी कथा भी उनका उल्लेखनीय उपन्यास माना जाता है। रेणु ने अपनी रचनाओं के द्वारा प्रेमचंद्र की
विरासत को नई पहचान और भंगिमा प्रदान की है। इनकी कला सजग आंखें, गहरी मानवीय संवेदना और बदलते सामाजिक यथार्थ की पकड़ अपनी अलग पहचान रखते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु ने मैला आंचल, परिकृथा जैसे अनेक महत्वपूर्ण उपन्यासों के साथ अपने शिल्प और आस्वाद में भिन्न हिंदी कथा नई परंपरा को जन्म दिया है। आधुनिकतावादी फैशन से दूर ग्रामीण समाज रेणु की कलम से इतना रससिक्त, प्राणवान और नया आयाम ग्रहण कर सका है कि नगर एवं ग्राम के विवादों से अलग उसे नई सांस्कृतिक गरिमा प्राप्त हुई है। नगरीय जीवन और ग्रामीण जीवन, इन दोनों ही प्रकार के जीवनों में जो श्रेष्ठता का भाव है उसको अपनी कलम के माध्यम से साहित्यकार ने अंकित किया है। विशेष रूप से आधुनिकतावादी फैशन से दूर ग्रामीण समाज में रेणु की कलम से इतनी ज्यादा रससिक्तता, प्राणवान और नया आयाम ग्रहण कर सका है कि नगर के और ग्राम के विवाद से अलग उसे एक नई सांस्कृतिक गरिमा मिली है, सांस्कृतिक पहचान प्राप्त हुई है। रेणु की कहानियों में आंचलिक शब्दों का प्रयोग होने से लोक जीवन के मार्मिक स्थलों की पहचान बहुत खूबसूरती से हो पाई है। उनकी कहानियों में आंचलिक शब्दों की बहुलता हमें दिखाई पड़ती है और उनका बहुत ही खूबसूरती से प्रयोग किया गया है। इस प्रकार रेणु की कहानियों में आंचलिक शब्दों के प्रयोग से लोक जीवन के मार्मिक स्थलों की पहचान सुनिश्चित हुई है। उनकी भाषा संवेदनशील है, उनकी भाषा संप्रेषणीय है और भाव प्रधान है। उनकी भाषा संवेदनशील है, संप्रेषणीय है एवं भाव प्रधान है। मर्मांतक पीड़ा और भावनाओं के द्वंद्व को उभारने में लेखक की भाषा अंतर्मन को छू जाती है। वे लोगों की पीड़ा को बहुत ही खूबसूरती के साथ में उकेरते हैं। लेखक की यह विशेषता है कि वे मर्मांतक पीड़ा को और भावनाओं के द्वंद्व को उभारने में बहुत कुशल चितेरे के रूप में अपनी लेखिका का प्रयोग करते हैं। मर्मांतक पीड़ा और भावनाओं के द्वंद्व को उभारने में लेखक की भाषा अंतर्मन को छू जाती है, हृदय को छू जाती है। संवदिया कहानी के बारे में अब कुछ चर्चा कर लेते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित संवदिया कहानी में मानवीय संवेदना की गहन एवं विलक्षण पहचान प्रस्तुत हुई है। जो कहानी हमारी पाठ्य पुस्तक में दी गई है, जिसका शीर्षक है संवदिया, जिसके रचनाकार है फणीश्वरनाथ रेणु, इस फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित संवदिया कहानी में मानवीय संवेदना की गहन एवं विलक्षण पहचान प्रस्तुत हुई है। असहाय और सहनशील नारी मन के कोमल तंतु की, उसके दुख और करुणा की, पीड़ा तथा यातना की ऐसी सूक्ष्म पकड़ रेणु जैसे आत्मा के शिल्पी द्वारा ही संभव है। फणीश्वरनाथ रेणु को आत्मा का शिल्पी कहा गया है क्योंकि इनके द्वारा ही असहाय और सहनशील नारी के मन के कोमल तंतु की, उसके दुख और करुणा की, पीड़ा तथा यातना की सूक्ष्म पकड़, उसकी बहुत नज़दीक के साथ अभिव्यक्ति फणीश्वरनाथ रेणु की कलम के माध्यम से ही हो पाई है। हरगोबिंद संवदिया की तरह अपने अंचल के दुखी, विपन्न, बेसहारा, बड़ी बहुरिया जैसे पात्रों का संवाद लेकर रेणु पाठकों के सम्मुख उपस्थित होते हैं। रेणु ने बड़ी बहुरिया की पीड़ा को, उसके भीतर के हाहाकार को संवदिया के माध्यम से अपनी पूरी सहानुभूति प्रदान की है। लेखक फणीश्वरनाथ रेणु ने बड़ी बहुरिया की पीड़ा को अभिव्यक्त किया है। बड़ी बहुरिया की पीड़ा और उसके अंतर्मन में चलती हुई पीड़ा की भावना को बहुत ही कुशलता से इन्होंने चित्रित किया है। लोक भाषा की नींव पर खड़ी संवदिया कहानी पहाड़ी झरने की तरह गतिमान है। जिस प्रकार पहाड़ी झरना ऊपर से नीचे की ओर
निरंतर गतिमान रहता है, उसी प्रकार यह कहानी भी, जिसे लोक भाषा की नींव पर स्थापित किया गया है, लोक भाषा की नींव पर खड़ी संवदिया कहानी भी पहाड़ी झरने की तरह लगातार गतिमान हो रही है और यह पाठकों के अंतर्मन को छू लेती है। उसकी गति, लय, प्रवाह, संवाद और संगीत पढ़ने वाले के रोम रोम में झंकृत होने लगता है और जो भी पाठक इस संवदिया कहानी को पढ़ता है, उसकी गति, उसकी लय, उसका प्रवाह और उसके संवाद और संगीत इत्यादि पढ़ने वाले पाठक को अभिभूत कर देते हैं, उसके रोम रोम को झंकृत कर देते हैं। और इस प्रकार से फणीश्वरनाथ रेणु आंचलिक शब्दों का प्रयोग करते हुए बहुत ही प्रभावशाली तरीके से नारी मन की इस व्यथा को अपनी इस कहानी के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 4 में वर्णित साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित कहानी, जिसका शीर्षक है संवदिया, इस कहानी के रचनाकार का परिचय प्राप्त किया है, इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अगले वीडियो में हम साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित कहानी, जिसका शीर्षक है संवदिया, से संबंधित वीडियो लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।